हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट 2021 का एग्ज़ाम के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने 20 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। अब ये पार्ट 3 है जिसमें हम मैथमेटिक्स की पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली स्टूडेंट्स को एक फोबिया होता है कि पेडागोजी इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क और मोस्टली स्टूडेंट्स पेपर में गेस करके आते हैं इन क्वेश्चंस को। सो हम इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कर सको और इनको अटेम्प्ट कर सको। बेसिकली ये क्वेश्चंस इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते जितने हमें लगते हैं। एक्चुअली इनके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, Which of the following is the most appropriate strategy for introducing the concept of multiplication of two decimal number in the middle school? सो इन चारों में से कौन सी स्ट्रेटजी आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट यानी कि सही लगती है? आपने कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझाना है डेसिमल नंबर्स का। अब दो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सिखाना है आपने मिडिल स्कूल के बच्चों को। तो आप इन चारों में से कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे? अब हर चीज़ को समझाने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी की ज़रूरत तो होती है। तो इन चारों में से आप किस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे? सो फर्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन शुड बी एम्फसाइज्ड। सो रिपीटेड एडिशन इज एम्फसाइज्ड। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन एज इनवर्स ऑफ द डिवीजन शुड बी एम्फसाइज्ड। डिवीजन का इन्वर्स करके समझाया जाए। तीसरा है हमारे पास एल्गोरिदम शुड बी यूज टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट। किसी एल्गोरिदम से, किसी फार्मूले से। थर्ड इज द प्रोसेस शुड बी विजुअली रिप्रेजेंटेड। सो द राइट आंसर इज 4, ऑप्शन नंबर 4। वाई इट इज़ द राइट आंसर? देखिए, अब फर्स्ट ऑप्शन में वो कह रहे हैं कि हम रिपीटेड एडिशन से समझा सकते हैं। रिपीटेड एडिशन लाइक आपने 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। आप क्या करो, 5 को 3 बार लिख लो तो वो क्या आ जाएगा 15, और इधर भी क्या आएगा 15। सो इस तरीके से हम वैसे एडिशन को समझा सकते हैं। बट इसमें क्या बात हुई है? इसमें बात हुई है डेसिमल नंबर्स की। सो डेसिमल नंबर्स को इस तरीके से एडिशन करके समझाना इज़ नॉट ओके, राइट? हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं बट ये एक अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी नहीं कहलाएगी। सेकंड है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एज अ इनवर्स ऑफ डिवीजन शुड बी एम्फसाइज्ड। अब हम मल्टीप्लिकेशन को इनवर्स ऑफ डिवीजन से, लाइक पहले डिवीजन समझाएंगे फिर मल्टीप्लिकेशन, नो। हम सबसे पहले स्टूडेंट को एडिशन समझाते हैं, फिर हम उसको सब्ट्रैक्शन पे लेकर आते हैं, फिर हम उनको मल्टीप्लिकेशन समझाते हैं, फिर हम उनको डिवीजन पे लेकर आते हैं। अगर मैं उनको डिवीजन का इन्वर्स करके मैथमेटिक्स समझाऊं तो ये अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी नहीं रहेगी। सो सेकंड ऑप्शन इज़ आल्सो नॉट करेक्ट। नाउ द थर्ड ऑप्शन, कोई एल्गोरिदम से। सो बेसिकली अगर हम कोई एल्गोरिदम यूज़ करके उनको समझाएं, ये भी क्या होएगा, ये भी एक टफ टास्क है उनको समझा पाना। सो एल्गोरिदम श्योरली यूज़ तो करेंगे बट आफ्टर विजुअल रिप्रेजेंटिंग। सो विजुअल रिप्रेजेंटेशन से हम बच्चों को अच्छे से चीज़ समझा सकते हैं। सिमिलरली आप टीचिंग पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में भी आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सो उसमें भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए विजुअली रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। सो थर्ड ऑप्शन भी नहीं आएगी। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज़ मस्ट फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स। जब तक बच्चों को विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं आप दोगे तो उन साइंस एंड मैथ्स को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। लाइक इन मैंसूरेशन, जब तक आप उनको फिगर्स नहीं समझाओगे तो वो कैसे समझ पाएंगे उनको। सो अब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी उनको विजुअली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी एड्स यूज़ करके, टीचिंग एड्स यूज़ करके। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। इनमें से कौन सा एक नैरो एम है टीचिंग मैथमेटिक्स को टीच करने के लिए? टू मेक स्टूडेंट प्रोफिशिएंट इन हैंडलिंग नंबर्स एंड नंबर ऑपरेशन। उनको अच्छे से नंबर्स के बारे में समझाना, जैसे कि स्टूडेंट्स को टेबल सिखाना, उनको स्क्वायर्स याद करवाना,
उनको क्यूब्स याद करवाना, मतलब उनको नंबर सिस्टम पे कमांड बनाना, ये फर्स्ट है। सेकेंड है टू डेवलप स्टूडेंट्स जनरलाइजेशन एबिलिटी। जनरलाइजेशन एबिलिटी क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि आप अगर किसी भी इवन नंबर से इवन नंबर को मल्टीप्लाई करोगी सो आंसर विल बी इवन नंबर, है ना। तो मैंने ये बताने से पहले उनको बताया कि आपने मान लो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज़ 8। आपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज़ 16। सो बच्चे खुद से प्रिडिक्ट कर लेंगे कि जब भी इवन नंबर को इवन से मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी इवन, राइट। या मैं पहले उनको एग्जाम्पल्स दूं और उसके बाद मैं फॉर्मूले पे आऊँ, ठीक है। सो टू डेवलप स्टूडेंट जनरलाइजेशन एबिलिटीज़, अब वो हर चीज़ को जनरलाइज कर पाए। समझ आ रही है आपको बात? सो जनरलाइजेशन एबिलिटीज़ का मतलब है यही होता है कि चीज़ों को जनरलाइज करना, वो चीज़ों को जनरलाइज कर पाए। लाइक आपने उनको करवाया 10+2 का स्क्वायर सॉल्व करना, उससे वो फॉर्मूला बना लें a+b का स्क्वायर का। सो ऐसी एबिलिटी आना। थर्ड है टू इनकरेज स्टूडेंट सिस्टमेटिक रीजनिंग, उनमें रीजनिंग आना, हर चीज़ में वो रीज़न करें, है ना, रीजनिंग हो उनकी स्ट्रॉन्ग, लाइक, है ना, समझ पा रहे हो क्या? सो टू डेवलप स्टूडेंट्स एबिलिटी टू आर्ग्यू द ट्रूथ एंड फॉल्सिटी ऑफ द स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट को समझ के उसको ट्रूथ और फॉल्सिटी के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एबिलिटी हो आर्ग्यू करने की, लाइक वो मतलब कोई भी स्टेटमेंट को रिलेटेड अपने कमेंट्स दे ट्रूथ और फॉल्सिटी के बारे में। अब देखिए, जब हमारे पास नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था 2005 में, उसके अकॉर्डिंग 2 तरह के एम्स, है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में हमने चूज़ किया गया प्लान चूज़ किया गया कि हाउ कैन यू डेवलप मैथमेटाइजेशन इन चिल्ड्रंस में मैथमेटाइजेशन कैसे हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या एम्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो 2 तरह के एम्स थे, फर्स्ट इज़ नैरो एम एंड द सेकेंड वन इज़ ब्रॉड एम। फर्स्ट इज़ नैरो एम, सेकेंड इज़ ब्रॉड एम। नैरो एम होता है कि फॉर अ शॉर्ट टाइम, है ना, कि मतलब वो चीज़ तो होनी चाहिए। ब्रॉड एम होता है कि मतलब काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के बाद आता है ब्रॉड एम हमारा कवर होता है, और नैरो एम जल्दी। सो नैरो एम में था कि नंबर स्किल्स, लाइक नंबर रिलेटेड स्किल्स, और ब्रॉड एम में है प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, कि आपने बच्चों को प्रॉब्लम दी, वो खुद से उसको सॉल्व कर रहे हैं, वो अलग अलग से पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, वो विजुअली चीज़ों को करने की सोच रहे हैं, है ना, आप मैथ को कम्युनिकेशन के थ्रू कर रहे हैं। ये सारे क्या होते हैं हमारे पास ब्रॉड एम्स, और ये क्या हमारा नैरो एम। अब इसमें क्या पूछा है, नैरो एम। सो नैरो एम आपका होएगा टू मेक स्टूडेंट प्रोफिशिएंट इन हैंडलिंग नंबर्स एंड नंबर ऑपरेशंस। आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे हम स्टार्टिंग में बच्चों को सिर्फ नंबर से डील करना सिखाते हैं, बाद में हम उनको वर्ड प्रॉब्लम्स पे लेकर जाते हैं, है ना। सो हमारा नैरो एम क्या है, बच्चों को पहले नंबर्स, हम पहले उनको काउंटिंग सिखाते हैं, काउंट करना सिखाते हैं, हाउ टू काउंट। फिर हम उनको टेबल्स पे लेकर आते हैं, फिर हम उनको स्क्वायर्स और क्यूब्स समझाते हैं, है ना। सो फिर हम उनको वर्ड प्रॉब्लम्स पे लेकर आते हैं, जैसे हम उनको एजेस के बारे में बताते हैं, हम उनको नंबर्स के साथ जैसे करेंसी के बारे में बताते हैं। सो हाउ नंबर इज़ यूज्ड, राइट, उसके बाद बताया जाता है। सो नैरो एम और ब्रॉड एम में इतना ही डिफरेंस रहेगा, आप इससे ही क्वेश्चन कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स टू सॉल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स। अब इन चारों में से अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी बतानी है मैथमेटिक्स प्रॉब्लम के लिए। अब आप खुद से भी सोच सकते हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से सोचें कि इसका आंसर क्या होएगा, और उसके बाद देखें कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इससे क्या होता है कि आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो इस वक्त,
सो जैसे मैंने बोला कि इसमें क्या है कि अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज बतानी है मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है टीचर शुड बिगिन बाय एक्सप्लेनिंग द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। कि टीचर क्या करे, स्टेप बाय स्टेप उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखा दे। ये फर्स्ट है। सेकंड है स्टूडेंट शुड बी इनकरेज्ड। स्टूडेंट को हम इनकरेज करें कि वो प्रॉब्लम को देखे अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग नज़रिए से। थर्ड, गेस एंड वेरीफाई अप्रोच शुड बी स्ट्रिक्टली डिस्करेज्ड। कि गेस करना आंसर को डिस्करेज किया जाए। फोर्थ, द लिस्ट ऑफ द फॉर्मूले, बच्चों को हम लिस्ट पकड़ा दें कि ये फॉर्मूले आप लोगों ने लर्न करने हैं बिगनिंग में ही, स्टार्टिंग में ही हम उनको फॉर्मूले की लिस्ट थमा दें। तो बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसमें से अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी क्या रहेगी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को समझाने के लिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको ये लग रही होगी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट ऑप्शन में कहा है कि हम उनको स्टेप बाय स्टेप समझाएं। जब भी आपने कोई भी मैथमेटिक प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने रखनी है एज अ टीचर, आपको क्या करना है, उनको पहले ये प्रॉब्लम दिखानी है। प्रॉब्लम दिखाने के बाद आप स्टूडेंट्स को कुछ समय दें, कुछ टाइम दें जिसमें वो खुद से सोच सके और अपना एक नज़रिया बना सके, जो कि सेकंड पॉइंट में बोला गया। राइट। अब थर्ड क्या, गेसिंग गेम। अब स्टूडेंट्स को देखो मैथमेटिक्स में गैस की कोई जगह नहीं। मैथमेटिक्स में गैस की कोई जगह नहीं। मतलब जो भी आपका आंसर आया है आपको क्या करना है, उसका वैलिड प्रूफ देना। उसका वैलिड प्रूफ चाहिए, गैस की कोई जगह नहीं है। दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। स्टेप बाय स्टेप ज़रूर समझाना है, पर सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी है कि बच्चों को आप अप्रोच करें कि वो प्रॉब्लम्स को डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से है ना समझ सकें, इनकरेज करें उनको। सो सेकंड ऑप्शन से राइट आंसर। स्टेप बाय स्टेप समझाना है पर बाद में। फॉर्मूलेज की लिस्ट हम आना, देखो लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज देना ना, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले दे देना। इट्स अ काइंड ऑफ रोट लर्निंग। सो इससे आप रोट लर्निंग को इनकरेज कर रहे हो। सो रोट लर्निंग इनकरेज नहीं करनी। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। इन 4 स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने चूज करनी है। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स प्रिसाइज यूज ऑफ लैंग्वेज। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ मैथमेटिकल कम्युनिकेशन की, इट इज़ लाइक कि हम एक्सप्लेन करें, स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करें मतलब एक इजी वे के साथ। अब उसके लिए हमें प्रिसाइज यूज़ ऑफ लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। मतलब लैंग्वेज को हमें अच्छे तरीके से कमांड होनी चाहिए। एक अच्छे से प्रिसाइजली अगर हम बात करेंगे तो स्टूडेंट जल्दी समझ पाएगा। लाइक आपने कोई भी मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम उनके सामने रखी या कोई भी प्रॉब्लम उनके सामने रखी, सो उसको अगर आप प्रिसाइजली उनको कन्वे कर पाओगे ना तो स्टूडेंट्स भी अच्छे से थिंक कर पाएगा। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। पर उन्होंने क्या पूछा है हमें, इनकरेक्ट। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब बात करते हैं कंजेक्चर्स की। सो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आते हैं कंजेक्चर्स। अब कंजेक्चर्स क्या होते हैं? कंजेक्चर्स होता है कि कुछ चीज़ें मैथ्स में ट्रू होती हैं पर वो ट्रू मानी, उसके लिए कोई उनका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, बट उनके रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ एविडेंसेस हैं। हम उनको एविडेंसेस के बेस पे उस चीज़ को हम ट्रू मान रहे हैं। इट इज़ नॉट प्रूव्ड, एविडेंसेस के बेस पे हम उनको ट्रू मान रहे हैं। दीज आर नोन एज कंजेक्चर्स। ओके।
They said conjectures do not have a utility in constructing mathematical knowledge. Conjectures में utility नहीं है mathematical knowledge को construct करने की. So this is a doubtful statement, right? We know conjectures are true on the basis of certain evidences. Not just a guess, but based on certain evidences we are finding it true. कि हमें वो true लग रहे हैं. So this statement is a bit confusing, right? Then we get to the third point. Third point में है hypothesis. Hypothesis refers to as an assumption. Hypothesis एक तरह से क्या है, एक assumption होती है. It helps in proving formula. किसी भी फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं. लाइक अगर हमें किसी चीज़ को प्रूव करना है तो हम अपनी तरफ से एक हाइपोथेसिस ले लेंगे और लास्ट पे उसको प्रूव कर देंगे. लाइक मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन होता है 10th स्टैंडर्ड में, √2 इज़ एन इरेशनल नंबर. उसमें हम हाइपोथेसिस ले लेते हैं √2 इज़ अ रैशनल नंबर. सो इस तरीके से हम कोई हाइपोथेसिस ले सकते हैं. सो हाइपोथेसिस रेफर करता है एज एन अजम्पशन किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए. आप इसके नोट्स बनाते जाएं बिकॉज ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. हाइपोथेसिस वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. सो हाइपोथेसिस का मतलब है assumption taken to be true. उसको ट्रू माना जाता है. ये हेल्प किस में करता है? इट हेल्प्स इन प्रूविंग प्रॉब्लम्स, थ्योरम्स एंड थ्योरम्स. थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट. नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंटेशन. देखो ये भी बिल्कुल ट्रू है. इट हैज़ अ रोल, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिक्स पूरा रोल. सो फर्स्ट और थर्ड में तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि उन्होंने इनकरेक्ट पूछा. बात करें फोर्थ, आर्ग्यूमेंटेशन इज सेंट्रल टू मैथमेटिक्स. अब मैथमेटिक्स के लिए आर्ग्यूमेंटेशन इज नेसेसरी. ठीक है, वो एक सेंट्रल चीज़ है आर्ग्यूमेंटेशन. अगर आर्ग्यूमेंटेशन नहीं होगी तो हम मैथ को अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे. सो सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. कंजक्चर्स डू नॉट लिखा है ना, डू हैव द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल नॉलेज. आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे. Next question is, which of the following is a desirable strategy for assessing students learning in mathematics? इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी स्टूडेंट को असेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? असेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब असेसमेंट होती है कि इट्स वेरी क्रूशियल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कि हम बच्चों को असेस करें, है ना. सो असेस करने के लिए हमें इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए? मोस्ट डिज़ायरेबल. सो स्टूडेंट जस्टिफिकेशन ऑफ द रिस्पॉन्सेज शुड बी एन इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ असेसमेंट. अब देखिए, स्टूडेंट को हमने कोई भी टास्क दिया. अब स्टूडेंट ने उस टास्क में, मान लो हमने कोई टेस्ट दिया तो उसने कोई रिस्पॉन्स दिया हमें. अब उसने जो आंसर्स दिए हमें, हमने उसकी जस्टिफिकेशन ली कि उसने वो आंसर क्यों लिखे. लाइक हमने पूछा कि कोई भी क्वेश्चन था, है ना, उन्होंने उसका आंसर दिया और हमने पूछा कि आपने ये आंसर क्यों दिया, हमने उनकी जस्टिफिकेशन मांगी. सो इससे हम उसको असेस ही कर पा रहे हैं कि हम इससे स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, असेस कर पा रहे हैं कि वो स्टूडेंट उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है ना, कि वो कैसे सोच पा रहा है, किसी भी प्रॉब्लम को वैसे सोच रहा है. सो उसका हमें थिंकिंग प्रोसेस पता चला इससे. सो ये भी एक असेसमेंट का स्ट्रेटजी है. अब हमने देखनी है डिज़ायरेबल स्ट्रेटजी. सो ये आंसर हो सकता है ना, चांसेस हैं इसके आंसर होने के. सो इसको हम मार्क कर लेते हैं. सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल वोकैबुलरी शुड नॉट बी अ बेसिस ऑफ असेसमेंट. अब मैथमेटिकल वोकैबुलरी की डेवलपमेंट, अब मैथमेटिकल वोकैबुलरी की असेसमेंट, इसका मतलब होता है, देखिए अब हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी टर्म है लाइक प्रॉफिट,
वो स्टूडेंट्स को क्या लग रही है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रही है समझने के लिए, तो हमने क्या कर दिया, उसको नाम बदल दिया, उसका गेन रख दिया। अब उस बच्चे को, मान लो कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट की ही हम बात कर रहे हैं, उसको गेन वर्ड ज़्यादा इजी लगता है प्रॉफिट समझने के लिए, है ना। लाइक चलो मैं एक और मुश्किल वर्ड की बात करता हूँ, लेकिन मान लो ऑर्डर हम यूज़ करते हैं वर्ड। अब ऑर्डर वर्ड को कुछ जगह पर कार्डिनलिटी वर्ड यूज़ किया जाता है। अब कुछ स्टूडेंट्स को कार्डिनलिटी वर्ड मुश्किल लगता है, तो हम उनको ऑर्डर वर्ड बता देते हैं। सो ये होता है कि मैथमेटिकल वोकेबलरी की डेवलपमेंट। अब वो कह रहे हैं कि मैथमेटिकल डेवलपमेंट की असेसमेंट के लिए बेसिस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। सो ये आंसर नहीं आएगा, है ना। मैथमेटिकल वोकेबलरी की डेवलपमेंट होनी ही चाहिए। कि जैसे मान लीजिए हमने आपने क्लास में क्वेश्चन करवाया प्रॉफिट और बुक में मेंशन द प्रॉफिट और बच्चे ने यूज़ कर लिया गेन, सो वो चीज़ हमें वैलिड माननी चाहिए, वो डेवलपमेंट हो रही है। सो दिस इज़ नॉट द राइट आंसर। इट कैन बी बट दिस इज़ नॉट। अब थर्ड आता है, सम टास्क शुड बी गिवन टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर पैरिटी। एक टास्क, ओके, सेम टास्क दिया जाए सभी को। नो, दिस इज़ नॉट अ करेक्ट वे। हम सेम टास्क दे के सभी को असेस नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट, है ना। कुछ स्टूडेंट्स अब ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ज्योमेट्री में अच्छे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स डिफरेंट फील्ड में अच्छे होंगे। तो हम हर स्टूडेंट को एक टास्क देके असेस नहीं कर सकते, हमें डिफरेंट टास्क देने पड़ेंगे असेसमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स इनकरेक्ट आंसर शुड बी इग्नोर्ड। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग कि हम स्टूडेंट्स के इनकरेक्ट आंसर्स को इग्नोर कर दें। हमें फोकस ही इनकरेक्ट पे करना चाहिए कि वो इनकरेक्ट क्यों आ रहे हैं, उससे ही हम स्टूडेंट को असेस कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। सो इनकरेक्ट पर ही फोकस करना वेरी नेसेसरी। करेक्ट तो उन्होंने कर ही लिए, अब उस पर तो फोकस क्या करना है, इनकरेक्ट पे फोकस करेंगे ताकि वो बेहतर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अ गिवन फिगर टू बी ट्रायंगल द कंडीशन दैट इज अ यूनियन ऑफ 3 सेगमेंट इज। अब हमें पता है कि 3 सेगमेंट मिलके क्या बना देते हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म कर देते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नीदर नेसेसरी नॉट सफिशिएंट, नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट बट नॉट अ नेसेसरी। अब 3 सेगमेंट से एक ट्रायंगल बन रहा है। अब ट्रायंगल को बनाने के लिए 3 सेगमेंट्स तो जरूरी है, क्योंकि 3 सेगमेंट्स होंगे तभी ट्रायंगल बनेगा। सो ये कंडीशन क्या है हमारे पास, नेसेसरी। अब 3 सेगमेंट से ज़रूरी तो नहीं है ट्रायंगल ही बने, है ना। ये हम पक्का तो नहीं कह सकते ना ट्रायंगल ही बनेगा। सो दिस इज़ नॉट सफिशेंट, ये सफिशेंट नहीं है, नॉट सफिशेंट। सो नेसेसरी बट नॉट अ सफिशेंट कंडीशन इज द राइट आंसर। Next question is, consider the following statements A, B, C, D. A, if n is even, then n square is even. B, if n square is not even, n is not even. If n square is even, n is even. And D option is, if n is not even, then n square is not even. Which of the following is true? B is inverse of A, B is contraposition of A, C is converse of A, D is converse of A. तो ये इन्वर्स, कन्वर्स, कॉन्ट्रासेप्शन, ये सारा कुछ क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इन्वर्स क्या होते हैं। सो इन्वर्स बेसिकली क्या होते हैं कि मान लीजिए ए स्टेटमेंट है, एन इज इवन, देन एन स्क्वायर इज इवन, यही है। इसका इन्वर्स क्या होएगा, इसका इन्वर्स होएगा एन स्क्वायर इज इवन, सॉरी, n is not even, then n square is not even. This is called inverse। क्या आपने नेगेटिव स्टेटमेंट बना दी, दिस इज कॉल्ड इनवर्स। ओके, नाउ व्हाट इज कन्वर्स? कन्वर्स इज, मान लो ए का ही हम कर रहे हैं कन्वर्स, एन स्क्वायर इज इवन पहले आ जाएगा, जैसे इसमें n इवन पहले है, n स्क्वायर इज इवन बाद में है, n स्क्वायर इवन आगे आ जाएगा, n इवन पीछे चला जाएगा। n स्क्वायर इज इवन,
देन n इज इवन, ये होएगा उसका कन्वर्स। इसमें क्या होएगा, सिर्फ नॉट आ जाएगा, इसमें क्या होएगा, पोजीशंस चेंज हो जाएंगी। और क्या होता है कॉन्ट्रा पोजीशन या कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसमें क्या होता है कि पोजीशंस भी बदल जाती है और नॉट भी बदल, जैसे इसमें पोजीशन बदल दी हमने, इसको हम पीछे ले गए, इसको हम आगे ले गए, और पर हम इसके साथ नॉट भी लगा दी, लाइक n स्क्वायर इज नॉट इवन, देन n इज नॉट इवन, पोजीशन भी बदल देना और नॉट भी। आई होप आपको ये तीनों समझ आ चुकी होंगी। इन्वर्स में हमने नॉट लगाना है, कन्वर्स में हमने पोजीशन बदलनी है, और काउंटर पॉजिटिव में हमने इन्वर्स और कन्वर्स दोनों करनी है। सो अभी हमने ए के इन्वर्स किया, सो कन्वर्स वाली ऑप्शन सी है, देखो ये वाली क्या है सी, सो सी इज़ अ कन्वर्स ऑफ ए इज़ अ राइट आंसर। अब हम चेक करें बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए, अभी ए का इन्वर्स हमने यहाँ पर लिखा है, क्या है कि n इज़ नॉट इवन देन n स्क्वायर इज़ नॉट इवन, तो ये तो बी नहीं है ना, सो दैट्स वाई ए भी नहीं है, ये भी नहीं आंसर, ये भी नहीं आंसर, सो आप कर सकते हो। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following teaching learning process in mathematics cannot be used for visually challenged students। अब हम विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए इनमें से कौन सी मैथमेटिक्स रिसोर्स नहीं यूज़ कर सकते। सो आपके पास है टाइल्स, जियो बोर्ड, जियो जैब्रा, टेलर्स अबैकस। सो जियो जैब्रा इज़ द राइट आंसर। अब देखो टाइल्स से आप कैसे समझा सकते हो, टाइल्स से आप उनको स्क्वायर और रेक्टेंगल समझा सकते हो, है ना, वेरी इजीली टाइल से हम इसको समझ पा सकते हैं। अब वो जियो बोर्ड क्या होता है, जियो बोर्ड ना एक तरह से इस तरीके का सिलिकॉन टाइप बोर्ड होता है, उसके ऊपर नेल्स लगे होते हैं, तो उसके ऊपर हम रबड़ बैंड के थ्रू शेप्स को समझ सकते हैं। और टेलर अबैकस आपने देखा होगा, अबैकस जिससे हम इजीली कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से अबैकस बना होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जियो जैब्रा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए, तो ये विजुअली चैलेंज्ड मतलब जो नेत्रहीन बच्चे हैं, नेत्रहीन बच्चों के लिए हम लर्निंग प्रोसेस को इजी करने के लिए कुछ रिसोर्सेज बनाए गए हैं, जिसमें से टेलर अबैकस है, जियो बोर्ड है, टाइल्स हैं, और भी कई सारे होते हैं। सो जियो जैब्रा एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सो आई डोंट थिंक कि वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ये आपके सामने टाइल्स की इमेजेस हैं, इस तरीके से हम टाइल्स की शेप्स समझा सकते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल। दिस इज़ अ इमेज ऑफ अबेकस। सो अबेकस से हम मैथ ईजिली एडिशन और सब कुछ करवा सकते हैं उनको बाय काउंटिंग दिस बीड्स, वो ईजिली सीख पाएंगी विजुअली चैलेंज पर्सन। और दिस इज़ नोन एज जियो बोर्ड। जियो बोर्ड से वो शेप्स को इजली, ये देखो सिलिकॉन के टाइप है और इसके ऊपर ये नेल्स हैं, और ये नेल्स पे हम रबड़ बैंड को यूज़ करके हम शेप्स को समझ सकते हैं। लाइक इनको वो टच करके वो फील कर सकते हैं। लाइक पहले उनको इसको टच किया, फिर यहाँ से इसको रबड़ बैंड के थ्रू इसको, फिर इसको समझ जाएंगे ट्रायंगल है, इसको टच किया, इससे नीचे आए, इससे इधर गए, फिर ऊपर गए, इधर गए, तो इससे वो समझ पा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे ही ये स्क्वायर को समझ पाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड जियो बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सो वो कह रहे हैं इंट्यूशन का कोई रोल नहीं है मैथमेटिकल नॉलेज में, इंट्यूशन हैज़ नो रोल इन जनरेटिंग मैथमेटिक्स नॉलेज। अब इंट्यूशन से ही हाइपोथेसिस आते हैं, अगर इंट्यूशन ना हो तो हाइपोथेसिस नहीं होएगा, इंट्यूशन से ही हाइपोथेसिस आते हैं। अगर इंट्यूशन ना हो तो हाइपोथेसिस नहीं होएगा, सो दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज हाइपोथेसिस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो इंट्यूशन भी इंपॉर्टेंट रोल ही प्ले करेगा। सेकेंड आता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स कैन बी कंडीशनल।
मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स कंडीशनल होती हैं। इसका मतलब क्या है? यस, इट इज़ कंडीशनल। अब हमें क्या, हम इसकी एग्जांपल के तौर पर हम क्या ले सकते हैं कि कंडीशंस मतलब कि एक स्क्वायर क्या होएगा जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी और एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री, तो वो क्या होएगा? स्क्वायर होएगा। अब रेक्टेंगल क्या होएगा जिसकी पैरेलल साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, वो क्या होएगा? हमारे पास रेक्टेंगल होगा। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंडीशन होते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। दिस इज़ योर आंसर। बट इसके अलावा हम दूसरी चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं। अ मैथमेटिकल कंसिस्ट ऑफ ऑल द थ्योरम्स प्रूव्ड इन मैथमेटिक्स बुक्स। सो मैथमेटिक्स का मतलब जस्ट थ्योरम्स थोड़ी ना होता है, उनकी एप्लीकेशंस भी तो होती हैं, है ना। सो इसमें बस ये लिखा है कि मैथमेटिक्स के अंदर सिर्फ थ्योरम्स ही हैं जो उनकी बुक्स में प्रूव की गई है। नो, मैथमेटिक्स इज अ लॉट वास्ट। थ्योरम से कहीं ऊपर है मैथमेटिक्स। थ्योरम्स तो उनका पार्ट है। अ पर्सन गुड इन अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन इज ऑल्सो गुड इन मैथमेटिक्स। अब जो पर्सन अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन में अच्छा है वो मैथमेटिक्स में अच्छा है, और वाइस वर्स। नो, ज़रूरी नहीं है। अब जो अरिथमेटिक में अच्छा है ज़रूरी नहीं है कि वो ज्योमेट्री में भी अच्छा हो और वो ट्रिग्नोमेट्री में भी अच्छा हो। दिस इज़ नॉट नेसेसरी ना। और अगर कोई मान लो इन चीज़ों में अच्छा है, वो ज़रूरी नहीं है वो अरिथमेटिक में अच्छा हो। सो दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो राइट ऑप्शन इज मैथमेटिक स्टेटमेंट्स कैन बी कंडीशनल। मैंने आपको ये समझाया कि कंडीशनल कैसे समझते हैं। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। से आपको चार चीज़ें समझ आ रही है। इंट्यूशन से हाइपोथेसिस आता है, और ये दोनों चीज़ों मैथमेटिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। कीप इन योर माइंड। सेकेंड, मैथमेटिक्स स्टेटमेंट्स कैन बी कंडीशनल। मैथमेटिक्स की स्टेटमेंट्स कंडीशनल है, यस हो सकती हैं। जैसे मैंने स्क्वायर के बारे में बताया कि चारों साइड्स इक्वल हैं तभी वो स्क्वायर है, कंडीशन लग गई। ऐसी बहुत सी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। थर्ड आता है कि मैथमेटिक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द थ्योरम्स प्रूव्ड इन मैथमेटिक्स बुक्स। कि मैथमेटिक्स में थ्योरम्स होती हैं जो उनकी बुक्स में लिखी गई है। नो, मैथमेटिक्स में उनकी एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, और भी कई कुछ है मैथमेटिक्स में। अ पर्सन गुड इन अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन। अब जो पर्सन अरिथमेटिक में अच्छा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो मैथमेटिक्स में अच्छा हो, पर ये स्टेटमेंट कह रही है कि वो मैथमेटिक्स में अच्छा होगा, और वाइस वर्स भी होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not correct about differently abled children of dyslexia in mathematics learning in an inclusive classroom। अब डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया एक इस तरीके की प्रॉब्लम है जिसमें एक स्टूडेंट और एक लर्नर पढ़ लिख नहीं पाता, और उनको चीज़ों को समझने में, उनकी शेप्स को समझने में दिक्कत आती है। लाइक उसको लगता है कि जैसे W जो है वो M को हमने उल्टा दिया। मतलब ज़रूरी नहीं है यही होएगा, मैं एक एग्जांपल के तौर पर लग रहा हूँ कि M को उल्टा देंगे W, और W वो और M में वो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएगा। आपने एक मूवी देखी होगी आमिर खान की, तारे ज़मीन पर। उसमें भी इस इशू के बारे में ही उन्होंने डिस्कस किया कि डिसलेक्सिया एक इशू है जिसमें स्टूडेंट जैसे फिगर्स में और अल्फ़ाबेट्स में वो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाता कुछ चीज़ों में, जैसे वो ई और इस चीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, है ना। सो अब उनमें पूछ रहे कि इन स्टेटमेंट्स में से विच इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज dyslexic children may have difficult in writing down their ideas in systematic and organized manner। कि उनको जो उनका आइडियाज़ हैं वो उनको राइट डाउन नहीं कर पाते। दिस इज़ करेक्ट। डिसलेक्सिया इम्पैक्ट्स ओनली लैंग्वेज। डिसलेक्सिया सिर्फ लैंग्वेज पे ही असर डालता है, मैथमेटिक्स लर्निंग पे उसका कोई असर नहीं है। दिस इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। मतलब ये ऐसा नहीं। जब भी नॉट आ जाए ना कहीं पे भी क्वेश्चन में, बच्चा पार्टी जब भी कहीं नॉट आ जाए तो आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि नॉट वाली सिचुएशन में कहीं ना कहीं शक है, उसको हम रिव्यू कर लेंगे, पहले हम आगे चलते हैं। थर्ड में क्या है कि डिसलेक्सिया हैज़ एन इम्पैक्ट इन अ पर्सनस कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्बल एंड स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ नंबर। डिसलेक्सिया का पर्सन के वर्बल और स्पेशल एस्पेक्ट्स में भी इम्पैक्ट होता है। दैट इज़ ट्रू।
Visual patterns in mathematics help in overcome difficulties experienced by the dyslexic children. Visual patterns in mathematics उनको हेल्प करते हैं, लाइक है ना, हम अगर उनको पैटर्न से समझाएंगे चीज़ें विजुअली, है ना, सारा कुछ, सो वो कर पाएंगे. दैट्स ऑल्सो ट्रू. लाइक अभी कुछ बच्चों को जैसे मान लो एनिमेशन से हम समझाएं, कार्टून से समझाएं, वो जल्दी सीख पाएंगे, है ना. कुछ भी चीज़ कार्टून से सिखाएं बच्चे सीख पाते हैं ना, तो ऐसे विजुअल पैटर्न से वो जल्दी सीख पाएंगे. अब सेकंड ऑप्शन थी डिसलेक्सिया. सो दिस इज़ आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अब बात करें जैसे कि मान लीजिए शेप्स की. अब वो शेप्स में नहीं फ़र्क पता कर पा रही, वो कोन और ट्रायंगल में डिफरेंस नहीं बता पा रही, वो क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस नहीं बता पा रही. सो ऐसी चीज़ें आती हैं ना, सो ये डिसलेक्सिया ही होता है, जिसमें पर्सन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता दो चीज़ों में. वैसे डिसलेक्सिया लर्निंग ज़्यादातर स्पीकिंग लिसनिंग इन चीज़ों में होता है, पर मैथमेटिक्स में भी वो शेप्स में डिस्टिंग्विश कर पाना या नंबर्स में डिस्टिंग्विश कर पाना वो नहीं कर पाता हूँ. सो दिस इज़ अ टुडे फॉर गाइस. सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मैं और ऐसी वीडियो के साथ आपको मिल सकूँ. सो थैंक यू वेरी मच.